नमस्कार दोस्तों, जीएस क्रांति के इस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इससे पहले जो 2 वीडियो हमने जारी किया था, वह स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ा। लोगों को स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा था। ये इसका हमें खेद है, बहुत ज़्यादा खेद है। तो आगे कोशिश रहेगी कि अब इस तरह की किसी भी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं आरबीआई का। हाँ, आरबीआई के 26 विभाग हैं। वर्तमान में 26 विभाग हैं और 26 विभाग के 26 तरह के कार्य हैं। तो 26 तरह के कार्य का एक क्लास में चर्चा करना मतलब लंबी क्लास तो हम अभी नहीं ले रहे हैं। अगर आगे चल कर लेंगे तो वो तो संभव है। लेकिन अभी हम एक मौद्रिक नीति जो जारी होता है प्रत्येक 2 महीने पर, उस पर चर्चा करने आए हैं। उसमें भी 1-2 उपकरणों की चर्चा करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या है आखिर ये आरबीआई के कार्य के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले हम लोग जान ही लेते हैं कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है। जारी तो करता है आरबीआई, वो तो सही है। लेकिन इसमें एक कमेटी होती है जिसे कहा जाता है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के, 3 आरबीआई के और 3 जो है भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें एक गवर्नर जो कि पदेन अध्यक्ष होता है, और एक उप गवर्नर और एक आरबीआई का अधिकारी होता है। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से साख नियंत्रण हेतु 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका है सामान्य तरीका, जिसे परिमाणात्मक या मात्रात्मक तरीके के अंतर्गत शामिल किया था, और दूसरा है चयनात्मक या गुणात्मक तरीका या तरीके। तो चयनात्मक तरीके पर चर्चा करने से पहले हम गुणात्मक तरीके पर चर्चा करते हैं। इस पर किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। तो मात्रात्मक तरीके के अंतर्गत कई उपकरण आते हैं, जैसे बैंक दर, रेपो रेट या रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, नकद आरक्षित अनुपात, और वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए, ये सभी उपकरण हैं। ये जितने भी हैं उपकरण हैं, इनका क्या काम है आगे हम बताएंगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। वैधानिक तरलता अनुपात। 7वां है एमएसएफ, जिसे सीमांत अस्थायी सुविधा भी कहते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और यह होता है एसएलआर, और यह होता है सीआरआर। और खुली बाजार की क्रिया को भी इसमें शामिल किया जाता है। खुली बाजार की क्रिया को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए, आप सभी को फिर से दोबारा हम इस पर इन सभी चीज़ों को स्पष्ट कर देंगे कि क्या, किस तरह से कौन क्या काम है। जैसे मौद्रिक नीति जारी करता है आरबीआई। यह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत तब से ही जारी हो रहा है, लेकिन 2016 से प्रत्येक 2 महीने पर आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी होता है। प्रत्येक 2 महीने पे जारी होता है, यानी कि एक वर्ष में 6 बार।
6 बार जारी होता है। ये जान लेना दिलचस्प होगा कि पिछले 7 बार से जो मॉनेटरी पॉलिसी की रेट है वो अपरिवर्तित है। अच्छा, तो मौद्रिक नीति के माध्यम से साख नियंत्रण किया जाता है और इसके 2 तरीके हैं, एक गुणात्मक है, एक मात्रात्मक तरीका है। तो मात्रात्मक तरीके पर आज चर्चा इस पर करते हैं। तो बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, सीमांत अस्थायी सुविधा, खुली बाजार की क्रिया, इन सभी पे तो आज चर्चा सभी पे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बैंक दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर हम चर्चा आज करते हैं। उसके बाद अगली क्लास में इन पर चर्चा करेंगे, अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। फिर से देखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार के होते हैं। भारत सरकार के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। इसमें आरबीआई का एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, एक अधिकारी इसमें शामिल होता है। एक उप गवर्नर और एक अधिकारी शामिल होता है। आरबीआई का ही अधिकारी शामिल होता है, यानी 3 सदस्य होते हैं इसमें। और जो आरबीआई का गवर्नर होता है, जो इस समय शक्तिकांत दास जी हैं, वही मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं बैंक रेट की चर्चा करते हैं कि बैंक रेट किस तरह से साख नियंत्रण में सहयोगी होता है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आरबीआई का काम जो होता है वह बहुत ढेर सारे काम है, उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी है यह कहीं न कहीं मुद्रास्फीति से भी जुड़ी हुई है। मुद्रास्फीति, जैसे कि कहा जाता है कि मुद्रास्फीति 4% बनी रहनी चाहिए। और राजकोषीय घाटा इसे भी समझना होगा, इसे दूसरी क्लास में समझेंगे। लेकिन ये राजकोषीय घाटा अगर बढ़ रहा है तो सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। मुद्रास्फीति अगर ज़्यादा हो रही तो भी ठीक नहीं है, कम हो रही है तो भी ठीक नहीं है। कम हो रहे तो इसका मतलब यह है कि आर्थिक विकास की गति धीमी है, ज़्यादा हो रही है तो भी ठीक नहीं है। तो इन दोनों के बीच संतुलन बना रहे, मुद्रास्फीति भी बेहतर हो, राजकोषीय घाटा कम से कम हो, इन सब चीज़ों के लिए ये मौद्रिक नीति काम करती है। इसके अलावा जो सबसे मुख्य काम है उसका, वह है बाजार में तरलता को नियंत्रित करना, तरलता को नियोजित करना। ये सबसे मौद्रिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बैंक दर क्या है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों या वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक या अनुसूचित बैंकों की प्रतिभूतियों या सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों का पुनर्भट्टा करती है। जिस रेट पर पुनर्भट्टा करती है उसी को बैंक रेट कहा जाता है, या बिलों की पुनर्कटौती होती है, वही बैंक रेट है। अब यही हमको समझना है कि पहले तो हम समझ लेते हैं क्या और किस प्रकार से ये तरलता को मतलब प्रभावित करता है, प्रभावित न कहें, इसको नियंत्रित करता है। देखिए, बैंक दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों की प्रतिभूतियों का पुनर्भट्टा करती है। पुनर्भट्टा का मतलब है एक बार भट्टा हो चुका है, दोबारा भट्टा यहाँ पर आरबीआई के पास होने जा रहा है। तो पहली बार भट्टा कहाँ पे हुआ है, ये प्रतिभूतियाँ कहाँ से आई हैं? जैसा कि हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि व्यापारियों द्वारा या विश्वसनीय व्यक्तियों को जो पैसे की उधार या ऋण की ज़रूरत होती है, तो वह प्रतिभूत के माध्यम से प्रतिभूत को जारी करेंगे, और प्रतिभूत को जारी करेंगे तो व्यापारिक बैंक तत्काल ही बट्टा करके उनको जो है कि ऋण देती है।
अगर मान लीजिए कि इस व्यापारी को, मान लीजिए व्यापारी ए है और इसे ज़रूरत है 80 रुपए की, या इसे ज़रूरत है 90 रुपए की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ ये प्रतिभूति जारी करेगा। और अगर मान लीजिए इसका रेट है, जो बट्टा करने का रेट है इसका 10% है, तो ये जारी करेगा 100 रुपए की प्रतिभूति जारी करके ये मार्केट में ये व्यापारिक बैंक के पास देगा। कीमत तो इसकी 100 रुपए रहेगी ही, लेकिन यह तत्काल मतलब भविष्य में बट्टा करके या पैसा लेन देन ये सब नहीं, तत्काल बट्टा कर देगा। और बट्टा करने के पश्चात जब भी व्यापारिक बैंक को नकदी की ज़रूरत होगी या नकदी कम कम हो गई है, तो वो क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई इसी रेट पर, बैंक रेट पर ही क्या करेगा, इसकी प्रतिभूति का पुनर्बट्टा, यानी कि एक बार बट्टा हो चुका है। इसी बिल प्रतिभूति लगभग एक ही है। प्रतिभूति का अगर हम अर्थ समझें तो प्रतिभूति या सिक्योरिटीज एक ऐसा ऋण प्रपत्र होता है जिसके माध्यम से उधार प्राप्त किया जाता है। तो बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वह रेट है जिस रेट पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों की प्रतिभूतियों का पुनर्बट्टा करती है। जिस रेट पर पुनर्बट्टा करती है वही बैंक रेट होता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये बैंक रेट किस तरह से ये तरलता को नियंत्रित करता है। इधर तरलता लिख देते हैं और एक तरफ इधर बैंक रेट लिख देते हैं। अगर बैंक दर बढ़ा दिया जाए, बैंक दर बढ़ जाए, तो बैंक दर बढ़ जाएगा। अगर इसमें वृद्धि कर दिया जाए तो तरलता क्या होगी, तरलता कम हो जाएगी। अब ये कैसे समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत यह है कि अगर इस 100 रुपये की प्रतिभूति है और व्यापारिक बैंक आरबीआई से उधार इस प्रतिभूति के जरिए लेना चाहता है, अगर रेट बढ़ा दिया जाए तो ये प्रतिभूति का बट्टा ज़्यादा होगा, और प्रतिभूति का ज़्यादा बट्टा होगा तो व्यापारिक बैंक को पैसा कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो क्या होगा कि ये कम प्राप्त करेगा तो बाज़ार में कम पैसा उतरेगा, और बाज़ार में कम पैसा उतरेगा तो तरलता क्या होगी, कम होगी। फिर से समझिएगा, अगर बैंक दर बढ़ा दिया जाता है, बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है, तो व्यापारिक बैंकों की प्रतिभूतियों का पुनर्बट्टा या बट्टा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा बट्टा होगा तो व्यापारिक बैंक को नकदी कम मिलेगी, और नकदी कम मिलेगी तो बाज़ार में वो कम उतारेगा, और बाज़ार में कम उतारेगा तो तरलता क्या हो जाएगी, तरलता कम होगी। इसके विपरीत अगर बैंक दर को कम कर दिया जाए, अगर इसे कम कर दिया जाए, कम होगा तो इसकी प्रतिभूति का बट्टा कम होगा, बट्टा कम होगा तो इसको नकदी अधिक मिलेगा, और नकदी अधिक मिलेगा तो बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, तरलता में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से, हालांकि देखिए, जिस प्रकार से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तत्काल प्रभाव बाजार को प्रभावित करते हैं या तरलता को समायोजित करने का प्रयास करते हैं, उस तरह से बैंक रेट का उस तरह का प्रभाव नहीं होता, बल्कि इसका जो प्रभाव होता है बहुत बहुत लंबी अवधि, मतलब एक काया दीर्घकालिक इसका प्रभाव होता है। तो ये रहा बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों की प्रतिभूतियों का या बिलों का पुनर्गुण कटौती करती है, इसी को हम बैंक दर कहते हैं। अगर इसकी दर में बढ़ोतरी कर दिया जाए तो तरलता क्या होगा, कम होगा। अगर बैंक दर में कमी कर दी जाए तो तरलता में वृद्धि होगी। यही बाजार की तरलता को नियंत्रित करने का यह एकमात्र उपकरण नहीं है, बल्कि और भी उपकरण है, लेकिन ये इस तरह से है। तो वर्तमान में जो 6 से 8 दिसंबर को जो जारी किया गया मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो जारी किया गया, उसके तहत जो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो रेट जारी हुआ वो 4.25% था, जो पहले चला आ रहा है। पिछले 7 बार से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसको ये जो है कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत पहला उपकरण हुआ जो मात्रात्मक के अंतर्गत है। अच्छा, दूसरा हम जो रेपो रेट की चर्चा करने जा रहे हैं, कमोबेश कुछ किताबों में इसी तरह से लिखा रहता है। लोग समझते तो जरूर हैं, हम ये नहीं करें नहीं समझ में आता उनको, लेकिन कभी कभी उनमें संशय उत्पन्न हो जाता है कि आखिर दोनों एक ही क्या, किस तरह से क्या है। तो
इसको हम आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, रेपो रेट, अगला हमने बताया था रेपो रेट। रेपो रेट भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक उपकरण है, एक अस्त्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है। यह भी बाजार को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो जैसे देखा जाए तो ये बाजार है, बाजार में तरलता किस तरह से तरलता में कम या अधिकता होती है। रेपो रेट को हम पहले समझते हैं। आरबीआई है और इधर की तरफ व्यापारिक बैंक या अनुसूचित बैंक है। व्यापारिक बैंक है। तो होता क्या है कि रेपो रेट वह रेट है जिस रेट पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को उधार देती है। जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है उसी को कहा जाता है रेपो रेट। अगर इस रेट में बढ़ोतरी, इसकी दर में बढ़ोतरी कर दिया जाए तो क्या होगा, व्यापारिक ऋण लेने से बचेंगे, और ऋण लेने से बचेंगे तो मार्केट में क्या होगा, मुद्रा या तरलता कम होता जाएगा। और ज्यों ही इसके रेट में कमी की जाएगी तो व्यापारिक बैंक आरबीआई से उधार लेने का प्रयास करेंगे, और उधार लेने का जब प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर एक बार जो है कि बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। माने वही चीज़ कि अगर एक तरफ हम लिखें तरलता, एक तरफ रेपो रेट लिखें, अगर इसके रेट में वृद्धि कर दी जाए तो बाजार में तरलता क्या होगा, तरलता कम होगा। अगर इसमें कमी कर दी जाए तो यहाँ पर वृद्धि होगी। ये आप लोग कंसेप्ट स्पष्ट समझते रहिएगा। हाँ, एक चीज़ वही बताना हम चाहते हैं कि जहाँ पर बैंक रेट का प्रभाव दीर्घकालिक होता है, रेपो रेट का प्रभाव बाजार पर मॉनेटरी पॉलिसी जारी होने के बाद वो जारी हो जाता है। लेकिन हम अभी जो आप सभी के बीच में हमने बताया कि रेपो रेट और बैंक दर और जो जितने भी उपकरण हैं उनमें परिवर्तन अभी तक क्यों नहीं किया गया पिछले 7 बार से, तो उसके पीछे कारण जो है वो है कारण कोरोना का जो अर्थव्यवस्था पर, सामाजिक जीवन पर और अन्य जो लोगों के जीवन को प्रभावित किया अन्य तरह से, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दिसंबर 2021 को भी जो जारी किया गया उसमें भी परिवर्तन नहीं किया गया। अब इतना समझते हैं, फिर अगली क्लास में हम आप सभी को इसके बारे में आगे बताएंगे, अन्य उपकरणों को भी बताएंगे और किस तरह से वह बाजार में तरलता को नियंत्रित या साख नियंत्रण के रूप में ये जाने जाते हैं, इसको आगे हम बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।